आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला आ रहा है जी एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एटम्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं जिसकी वजह से हम इसका एक रेडियस नहीं ले सकते। यानी कि एक एटम का रेडियस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम दो एटम्स को मिलाते हैं। दो एटम्स को मिलाने के बाद उनका रेडियस निकालते हैं, उनका ठीक ना, उनका एक न्यूक्लियस से, एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का फासला निकालते हैं। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, इसे कहते हैं जी एटॉमिक रेडियस। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जी कुतर। ठीक है ना, कुतर कहते हैं इसे, रेडियस का दो गुना। कहते हैं जब एटम्स बहुत स्मॉल होते हैं, डिफ़िकल्ट टू टारगेट देयर बाउंड्री लाइंस। ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम इसकी बाउंड्री लाइन, ये न्यूक्लियस से जो उनसे इसकी बाउंड्री लाइन नज़र आ रही है, ये बाउंड्री लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, ये बहुत ही यानी कि मुश्किल से ले सकते हैं। क्योंकि ये देखो कि ये एक छोटा सा डॉट लगाया मैंने, इसमें करोड़ों अरबों खरबों जो उनसे हैं वो एटम्स मौजूद हैं। अब हम ये कैसे ले सकते हैं जी रेडियस किसी भी एक एटम का? तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम ना एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में लेते हैं। तो उनके न्यूक्लियाई के माबैन फासला मापते हैं, बस। और क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर एटम्स हैं, वो एटम है सफ़ियर है। सफ़ियर होता है, गोलनुमा आकार की चीज़ होती है, सफ़ियर उसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर एटम है, वो सफ़ियर है। ठीक है ना, सफ़ियर है ऐसा वाला। अब एटॉमिक रेडियस क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस कहलाता है जी एक डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेल आर कॉल्ड, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेल ऑफ द एटम आर कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू बाउंड्री, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉनिक शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो सा फासला होता है उसे कहते हैं जी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब हम ये कैसे निकालते हैं? ये देखो, हमने ये दो एटम्स लिए, ये दो एटम्स जो उनसे थे, ठीक है ना, इन दो एटम्स का हमने रेडियस मालूम करना है। कार्बन के एटम्स हैं, ये दो एटम्स का हमने रेडियस फाइंड करना है। सबसे पहले हमने यहाँ से इसके सेंटर से लाइन लगाई, फिर दूसरे कार्बन के सेंटर से लाइन लगाई, तो इन सेंटर्स को आपस में मिलाया। तो इन दोनों के दरमियान 154 पिकोमीटर, पिको जो उनसा होता है ये एक प्रीफिक्स है, 10 की पावर्स -12, 154 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर्स -12 मीटर बना है। इसका क्या है? ये कुतर है। एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान फासला, वन न्यूक्लियाई टू एन अदर न्यूक्लियाई डिस्टेंस है ये। ठीक ना, ये क्या कहलाता है? ये एटॉमिक साइज़ कहलाता है, एक एटम का एटॉमिक साइज़। when two same atoms, ठीक ना, when two same atoms collide with one another, then at that time measure the distance between the nuclei of that same atoms, then this distance are called atomic size. ओके सर, समझ आ गई आपको? यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या कहलाएगा? कार्बन एटम का एटॉमिक साइज़ कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका भी रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस सेम है, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना, हमारे पास पूरे एटम का साइज़ आ जाएगा, एटॉमिक साइज़ आ जाएगा। ठीक है, अब जब रेडियस निकालना है तो 154 का आधा कर लो, 154 का आधा कर लो, वो क्या क्या कहलाता है? 77 पिकोमीटर। और ये क्या कहलाता है? रेडियस। 154 पिकोमीटर क्या कहलाता है? एटॉमिक साइज़। 77 पिकोमीटर क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस। ओके, समझ आ गई? कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू द 154 पिकोमीटर, और हाफ क्या कहलाता है? 77 पिकोमीटर। ये क्या? रेडियस ऑफ कार्बन। ऐसे फाइंड करते हैं, ये रेडियस ऑफ कार्बन। कुछ भी नहीं था ये तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं। अब आगे है, अब आगे ठीक ना, फॉर एग्जांपल है हमारे पास। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं जी न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। यानी कि ये जो उनसा एटॉमिक साइज़ है, ये ठीक ना, पीरियड लेटा हुआ होता है। हम पीरियड में सो जाते हैं, लेट जाते हैं, क्योंकि वो नींद आ रही होती है। ग्रुप में खड़े होकर हम सर को मनाते हैं, सर प्लीज़ ना पढ़ाएं आगे। ठीक है, ये पीरियड है, ये लेटा हुआ है। इसमें क्या होता है? इसमें एटम जो उनसे हैं, ये देखो, एटम का साइज़ कम हो रहा है।
ये क्यों कम हो रहा है, वजह बतानी है। सेकंड पीरियड एलिमेंट है ये, ठीक है ना, सेकंड पीरियड एलिमेंट है ये। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 152, 113, 188, ये 88, 77, 75, ये क्या है, ये एटॉमिक रेडियाई हैं पिकोमीटर में। यानी कि एटॉमिक रेडियाई का मतलब पता है ना आपको, एटॉमिक रेडियाई एटम्स के रेडियस, रेडियाई का मतलब है ये रेडियस की एक जमा है, रेडियाई एटॉमिक रेडियस है ये। 152 मल्टीप्लाई बाय 152 पिकोमीटर, ये लिथियम का क्या है, रेडियस। 113 पिकोमीटर, ये बेरिलियम का क्या है, रेडियस। 88 पिकोमीटर, ये बोरोन का क्या है, रेडियस। समझ आ गया आपको, कुछ भी नहीं था ये, ठीक है। अब आगे बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3। तो स्कूल लिखा इसकी एटॉमिक, ठीक ना, ये सारों की हमने निकाल ली। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये जो सी मुश्किल वाली है मैं कर देता हूँ। ये नियोन 10 है, तो इसके लिए इसकी कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे। स्कूल पब्लिक, ठीक है ना। स्कूल जो सा ये है जी, ये एस जो सा है ये 1 से शुरू होगा, 1 2। और पब्लिक जो सा है पी जो सा है ये 2 से शुरू होगा, क्योंकि ये बड़ा है, 2 से शुरू होगा, ठीक है ना। स्कूल 2 आ जाएंगे, इसमें भी 2 आ जाएंगे, बाकी कितने रह जाएंगे, 6। पब्लिक पी में आते भी 6 ही हैं, तो 6 लिख देंगे, 7 नहीं आ सकते क्योंकि ये इसकी लिमिट है 6। 6 7 8 9 10 आ गए, ये नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। इसी तरीके से हमने इन सारों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल ली। ओके, समझ आ गई आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये स्कूल है लिथियम में और बेरिलियम में, एस सबशेल कॉमन है, एस सबशेल कॉमन है, यानी कि स्कूल 2 सबशेल आ रहे हैं, 2 सबशेल आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि एटम का साइज़ बढ़ रहा है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से आपको यहाँ पर पता कैसे चल रहा है, पता क्या चल रहा है आपको, ये पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से प्रोटॉन बढ़ा है, ठीक है। प्रोटॉन बढ़ने की वजह से एटॉमिक नंबर बढ़ा है। जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ा है, ठीक है ना, प्रोटॉन तो इसका आपने ये देखा होगा कि जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स वो एक ही सब शेल में आई जा रहे हैं, फिट आई जा रहे हैं, यानी कि शेल्स भी नहीं इंक्रीज़ हो रहे, ठीक है ना। यानी कि शेल्स डोंट इंक्रीज़, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद जो उनसे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसमें प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के साथ ही बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के साथ ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हैं, ये एटम को स्टेबल रखते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में बराबर ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो उनसे होंगे ये शेल में आएंगे, ना। यहाँ पर ये देखो, एक ही शेल है, बस इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, ठीक है ना, इसका प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। शेल सेम ही है, बस इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से प्रोटॉन बढ़ा है, प्रोटॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एटॉमिक साइज़ का पता चल गया ना, साइज़ ऑफ एटम, ठीक है ना, साइज़ ऑफ एटम यानी कि रेडियस ऑफ एन एटम आप कह लो, या फिर कुतर, या फिर रेडियस ऑफ एन एटम, ठीक है ना, ये कह लो एटॉमिक साइज़, रेडियस ऑफ एन एटम, साइज़ ऑफ एटम, ठीक है ना। इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग पुल है, खींचने की एक ताकत है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है ना, जिस फोर्स के, उसे कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ओके, समझ आ गई आपको, ठीक है ना। जैसे ही शेल्स कांस्टेंट है,
शेल्स आपने देखा होगा कि सब शेल नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब क्या है कि शेल्स क्या है, कांस्टेंट, शेल्स कांस्टेंट है। शेल्स कांस्टेंट होने की वजह से न्यूक्लियस की जो उनसे एंड वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके माबैन जो उनसी कशिश है, न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया है, कशिश जो उनसी है वो बढ़ गई है। कशिश बढ़ने की वजह से जो उनसे ये एटम का साइज़ है ये कम होता जा रहा है। समझ आ गई? ये मैंने लिखा हुआ है कि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा है, प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन शेल्स में आएंगे, लेकिन शेल्स कांस्टेंट रहेंगे, शेल्स कांस्टेंट रहने की वजह से ठीक है ना, ये चूँकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं इसलिए डिस्चार्ज, ये क्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, ठीक है ना, एटम स्मॉल होता रहेगा। कुछ भी नहीं है ये हलवा है, ठीक है ना। आपने बस ये कह देना है कि चूँकि इन विच ठीक है ना एटम्स इन विच एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज ड्यू टू एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज electrons are increases and electrons fell into the shell, then electrons shells don't increases due to shell don't increases, then nucleus the pull between nucleus and valence electrons are increases due to this pull, atom size were small, atom size are small by an element to element वो स्मॉल होता रहेगा। कुछ भी नहीं है ये तो बच्चों का खेल है। फिर इसी तरीके से ये ग्रुप में क्या होती है, ये तो हमने पीरियड की बात की है ना, कि पीरियड में क्या होता है, ये साइज़ ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूँ ना मैं। एटॉमिक रेडियस ग्रुप में पीरियड में मैंने पढ़ लिया कि भाई पीरियड में एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, रेडियस कम ही हो रहा है ना। अब ये यहाँ पर ग्रुप में रेडियस बढ़ता जा रहा है, अब ये देखते हैं, ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। इनकी हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल ली, सिर्फ ये सीजियम की रहने दी है क्योंकि बड़ी थी, ठीक है ना। हमने रुबिडियम की करते हैं सबसे पहले, मुश्किल है इसलिए। पब्लिक स्कूल DPS, ठीक है ना। अब 1 स्कूल जो सा है, एस जो सा है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। पी जो सा है 2 से शुरू होता है, 2 3 4। और जो सा ठीक है ना, डी जो सा है वो 3 से शुरू होता है। ओके, समझ आ गई आपको। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, 37 तक जाना है। 2 2 6, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, ठीक है ना। 6 7 8 9 10 हो गए, 11 12 और 6 18 और 2 20, डी में 10 आते हैं तो 10 ही लिख देंगे, 30। पी में 6 आते हैं तो 36। एस में ज़रूरत के हिसाब से लिखेंगे क्योंकि अब कम रह गए हैं, 1 रह गया ना पीछे तो 1 लिख देंगे, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 38 हो जाएंगे, फिर 1 लिख देंगे तो 37 हो गए। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। इसी तरह आपने सारी करनी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या है, ये है जी एलिमेंट्स नेम, ठीक है ना। ये है जी एलिमेंट्स नेम, ग्रुप है, ये फैमिली है, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फैमिली है। और ये क्या है, ये एटॉमिक साइज़ है, 152 पिकोमीटर, 186 पिकोमीटर, 227 पिकोमीटर। ये एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, जिसे आप कहते हैं एटॉमिक रेडियस। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था एटॉमिक रेडाई, समझ आ गई आपको, एटॉमिक रेडाई है ये। एटॉमिक रेडाई का मतलब पता है आपको, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, समझ आ गई। ओके, समझ आ गई। अब 152 पिकोमीटर, ये छोटे से बड़ा क्यों हो रहा है। अब मैंने ये नीचे जगह
वजह बताई हुई है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, प्रोटॉन नंबर भी बढ़ रहे हैं। जैसे ही प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बराबर होते हैं एटम को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक एक दो दो एक एक बढ़ रहा था। पीरियड में रेगुलरली एटम बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर रेगुलर नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे ही शेल्स इंक्रीज़ होंगे, जैसे ही शेल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पर शेल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। यहाँ पर शेल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। हर पॉइंट पर शेल इंक्रीज़ हो रहा है, हर पॉइंट पर शेल इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब है क्या कि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के माबैन जो उनसी कशिश होगी ना, वो क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है। जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, एटम बढ़ता जा रहा है, एटम का साइज़ बढ़ता जा रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरह बढ़ रहे हैं वो भी बताना है कि इलेक्ट्रॉन की जो सी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली, इलेक्ट्रॉन्स तरतीब वाइज नहीं बढ़ रहे। इलेक्ट्रॉन्स डोंट इंक्रीज इन रेगुलरली वे ऑफ मैनर, इट इंक्रीजेज वेरी फास्ट वे ऑफ मैनर, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जिसकी वजह से ड्यू टू दिस वे शेल्स आर इंक्रीज्ड, शेल भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के माबैन जो कशिश है वो कम होती जा रही है। जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, एटम का साइज़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं ना। शेल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो एटम का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। और जैसे हमें पता है कि ठीक है ना, जैसे ही एटम का साइज़ बढ़ेगा, मिसाल के तौर पर ये इतना बड़ा हो गया जी एक एटम, ठीक है ना, तो इनके दरमियान उनसे जितने भी होंगे तो इसकी जो उनसी ये इससे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कशिश होगी वो भी कम होती जाएगी। इसका मतलब है क्या कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम। बस ये बताना है कि एटम का साइज़ क्यों कम हो रहा है और क्यों ज़्यादा हो रहा है, ग्रुप में क्यों कम हो रहा है, पीरियड में क्यों कम हो रहा है और ग्रुप में क्यों ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर शेल्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पर शेल्स नहीं बढ़ रहे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली वे ऑफ मैनर में बढ़ रहे हैं, तब इसलिए ये छोटा हो रहा है, इसलिए ये ठीक है ना। रेगुलरली वे ऑफ मैनर में बढ़े वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। रेगुलरली वे ऑफ मैनर में बढ़ने की वजह से प्रोटॉन भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ साथ बेशक बढ़ते हैं लेकिन कम मिकदार में बढ़े हैं, तो इसलिए प्रोटॉन जो उनसा होगा, जो उनसा न्यूक्लियस होगा, वो जल्दी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, एक बढ़ रहा है, एक वो सारा एक पी में ही आ गया, ठीक है ना। पी सब शेल में ही आ गया। शेल एक ही है, उसमें बस इलेक्ट्रॉन आई जा रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आई जा रहे हैं, ठीक है। और उसी एक शेल को न्यूक्लियस जो सा है वो अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि उसका उसमें प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं ना, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींचेगा। वो एक ही शेल है, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आई जा रहे हैं, तो उसे अपनी तरफ आसानी से खींचेगा। इसी वजह से वो कम होते जा रहे हैं, इधर शेल कम होते जा रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। इधर इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। नो रेगुलरली वे ऑफ मैनर ठीक ना आ रहे हैं, तो इसी वजह से एटम का साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शेल्स बढ़ते जा रहे हैं और एटम का साइज़ बढ़ रहा है, बस। ओके, समझ आ गई आपको, कुछ भी नहीं है, ये हलवा था। एटम का साइज़ बढ़ता जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं,
ठीक है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम PS तक गए हैं, लेकिन साथ ही 2 सबशेल और आ गए हैं, 2 सबशेल और आ रहे हैं। फिर उसके साथ ही अगले में और 2 सबशेल, 3 सबशेल आ गए हैं। सबशेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग सबशेल्स, शेल्स आर इंक्रीज्ड एंड nuclear charge decreased because shells are increased and attraction between nucleus and electrons are decreased, then nucleus, then atom size increased, बढ़ता जा रहा है। समझ आ गई, क्योंकि शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। बस ये बात बतानी है, कुछ भी नहीं बताना।